एजुकेशन सेंटर ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है जीव जनन कैसे करते हैं वह पढ़ रहे थे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जनसंख्या विस्फोट। देखिए प्रश्न कैसे बनता है इस टॉपिक से कि आप जनसंख्या वृद्धि से आप क्या समझते हैं, जनसंख्या वृद्धि से क्या हानियाँ होती हैं और जनसंख्या वृद्धि को रोकने के कुछ व्यावहारिक उपाय बताइए। मतलब परिवार नियोजन, व्यावहारिक उपाय परिवार नियोजन के बारे में बताइए। तो यह इस तरीके से कुछ प्रश्नों का आकार प्रकार रहेगा। तो आपको सब ये चलती है अपने टॉपिक की ओर। तो स्टार्ट करते हैं जनसंख्या विस्फोट। देखिए जनसंख्या विस्फोट कहिए या जनसंख्या वृद्धि कहिए एक ही बात है। जैसा कि हम जानते हैं भारत की जनसंख्या 2019 के आंकड़े की बात करें तो भारत की जो जनसंख्या है वह 1 अरब 36 करोड़ थी, ठीक है, 2019 के आंकड़ों के अनुसार। परंतु यह 2020 के अंत तक क्या होगी, भारत की जनसंख्या बढ़ करके करीब 1 अरब 38 करोड़ हो जाएगी। तो तेज़ी से बढ़ती जो इस तरीके की जो तेज़ी से जनसंख्या वृद्धि हो रही है वह कई वजहों से समाज और स्वास्थ्य के लिए क्या है, खतरनाक है। रूढ़िवादी समाज में आज भी लड़के और लड़के की चाह में पुरुष परिवार जो परिवार नियोजन की जो फैमिली प्लानिंग होती है उसको अपनाने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो चलिए हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि जनसंख्या वृद्धि होती क्या है। देखिए जनसंख्या वृद्धि किसी भी देश की या किसी भी देश में तेज़ी से बढ़ती हुई लोगों की संख्या को क्या कहते हैं, जनसंख्या वृद्धि कहते हैं, ठीक है। अर्थात आबादी में तीव्र गति से वृद्धि को जनसंख्या विस्फोट कहा जाता है। जहाँ पर जितनी ज़्यादा जनसंख्या होगी वो ये कह सकते हो वहाँ की जनसंख्या उतनी वृद्धि करेगी, ठीक है। पर साल हर देश की जनसंख्या क्या हो रही है कि बढ़ती जा रही है। तो जो सबसे आपको ये पता होना चाहिए कि जो चीन है विश्व में सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश कहाँ है, चीन का है। उसके बाद इंडिया का नंबर आता है भारत, ठीक है। तो भारत की जनसंख्या दिन प्रतिदिन क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। तो इसी तरीके से जब जनसंख्या बढ़ती जाएगी तो क्या होगा कि इतनी ज़्यादा हानियाँ होंगी लोगों को। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। मैंने अभी बताया कि भारत की सबसे बड़ी समस्या आजकल क्या है, जनसंख्या वृद्धि है या विस्फोट कह सकते हैं। तेज़ी से बढ़ती हुई जनसंख्या ने देश के समक्ष अनेक विकराल समस्याएं खड़ी कर दी हैं। बहुत सारी परेशानी है जो जनसंख्या वृद्धि के कारण है और जिससे कि प्रत्येक व्यक्ति को क्या है, जूझना पड़ रहा है, जिनका समाधान तब तक संभव नहीं है जब तक जनसंख्या वृद्धि पर अंकुश नहीं लगा दिया जाता। वही मैंने बताया कि जो सबसे ज़्यादा मैंने अभी यहाँ डिस्कशन कर लिया कि चीन के बाद भारत की आबादी जो है वो सबसे ज़्यादा है। फिर हम चलते हैं जनसंख्या वृद्धि के कारण जानते हैं। देखिए प्रश्न यहीं से पूछा जाता है कि जनसंख्या वृद्धि के क्या कारण है, उससे होने वाली कुछ हानियाँ बताइए, ठीक है। तो जनसंख्या वृद्धि के कारण में पहला है अनएजुकेशन। देखिए अनएजुकेटेड पीपल जो होते हैं, जो व्यक्ति पढ़े लिखे नहीं होते हैं, निरक्षर होते हैं ये कह सकते हैं, तो वो क्या करते हैं, छोटे परिवार के महत्व को क्या करते हैं, नहीं समझते हैं। इस कारण से अज्ञानतावश निरंतर संतानोत्पत्ति होती रहती है। संतानोत्पत्ति का मतलब है कि अधिकतर वो क्या करते हैं कि परिवार नियोजन फैमिली प्लानिंग नहीं अपनाते और पर साल मतलब अधिकतर वो क्या करते हैं, संतान की उत्पत्ति को करते रहते हैं। एक किसका रीज़न क्या है कि वो पढ़े लिखे नहीं हैं, निरक्षर हैं। वो नहीं समझते हैं कि अगर छोटा परिवार होगा तो उसके कितने बेनिफिट्स होंगे। बात यहीं पे कर लेते हैं कि देखिए इसी को समझाने के लिए जनसंख्या वृद्धि से क्या क्या हानियाँ होती हैं, इसको समझाने के लिए दुनिया भर में बढ़ती जनसंख्या के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए क्या मनाया जाता है, हर साल 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। तो एक नंबर का विकल्पीय प्रश्न यहाँ से भी तैयार हो जाता है आपका कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है,
11 जुलाई को मनाया जाता है। चलिए एक तो रीज़न ये हो गया, दूसरा रीज़न क्या होता है ये चलते हैं समझते हैं। कम आयु में विवाह, ये हाँ ये तो मुख्य रीज़न रहा है जनसंख्या वृद्धि में। जनसंख्या जिस तरह से बढ़ रही है या बढ़ चुकी है और भी बढ़ रही है, अब तो लोग थोड़ा सा इसके प्रति अवेयर हैं। लेकिन पहले लोग क्या करते थे, कम आयु में विवाह कर देते थे। ग्रामीण तथा अशिक्षित परिवार में आज भी बाल विवाह की प्रथा प्रचलित है। बाल विवाह मतलब बच्चों की छोटे में शादी कर देना। जैसे 12 साल, 13 साल, 15 साल के एज के जो बच्चे होते हैं, उनके ग्रामीण क्षेत्रों में ये ज़्यादा देखा जाता है कि वहाँ पर बाल विवाह की जो प्रथा है वह प्रचलित है। ठीक है, कानूनी प्रतिबंध के बावजूद सरकार ने इस पर प्रॉपर कानून बनाया है। पूरी तरह से ये प्रतिबंध है कि शादी नहीं कर सकते आप, बाल विवाह नहीं कर सकते, परंतु उसके बावजूद भी विवाह क्या कर दिए जाते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में कर दिए जाते हैं, जिसके कारण संतान जो दंपत्ति हैं, शादी के बाद दंपत्ति संतान उत्पत्ति करने लगते हैं। नेक्स्ट क्या है, निम्न सामाजिक स्तर अथवा गरीबी, ये भी इसने भी बहुत योगदान दिया है जनसंख्या वृद्धि पे। ये भी पॉइंट आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। हमारे देश की जनता का रहन सहन निम्न स्तर या निर्धन है। देखिए अधिकतर हमारे जो इंडिया की जनसंख्या है वह क्या होती है कि एक मिडिल क्लास फैमिली, या कह सकते हैं कि निर्धन है। तो वह इस बात पर विश्वास करती है कि जितने अधिक बच्चे होंगे वे काम करके अधिक धनोपार्जन, मतलब होता है कि बाहर जाएंगे, काम करेंगे, मजदूरी करेंगे, या जो जो अब उनको काम उनके लायक सुटेबल होगा वह करेंगे और पैसा घर पे ला के देंगे, जिससे वह अपने घर को चला सकें। तो ये गरीबी के कारण ऐसा लोगों की मानसिकता हो गई है, उनके माता पिता की मानसिकता हो गई है कि जितने बच्चे पैदा करेंगे, जितने ज़्यादा बाहर जाएंगे, काम करेंगे, उतना पैसा वो घर पे लेके आएंगे। तो इसका रीज़न क्या है, गरीबी, ये भी एक रीज़न है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मृत्यु दर में निरंतर कमी। देखिए क्या है ना कि हाँ, अब प्रेजेंट टाइम में जो चिकित्सा पद्धति है, या ये कह सकते हो कि आधुनिक चिकित्सा सुविधा के फलस्वरूप मृत्यु की दर में कमी आ गई है। पहले क्या होता था कि व्यक्ति के पास सुविधाएं नहीं थी, चिकित्सा क्षेत्र में इतनी वृद्धि नहीं हुई थी, इतनी खोजें नहीं हुई थी, मशीनें नहीं थी, इतने टेस्ट नहीं होते थे, इतने अस्पताल नहीं थे, इतनी सुविधाएं नहीं थी। आज तो ग्रामीण के भी अधिकतर क्षेत्रों में क्या होता है कि सुविधाएं पहुंच चुकी हैं। तो उसमें क्या है कि मृत्यु दर में कमी आ गई है, जिसके कारण, ठीक है, भारतवर्ष में यह दर 1921 में क्या है 49.2 प्रति हज़ार थी। 2011 की जनगणना के अनुसार यह घट के 6.3, ठीक है, 6.3 व्यक्ति प्रति हज़ार रह गई है। यानी कि पहले लोगों की मृत्यु ज़्यादा होती थी, चिकित्सा सुविधा के अभाव में उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता था, इसलिए उनकी मृत्यु हो जाती थी। लेकिन अब क्या है, उनको प्रॉपर, या कह सकते समय से सुविधा मिल जाती है चिकित्सा की, इसलिए मृत्यु दर में कमी आती है। तो ये भी एक रीज़न है जनसंख्या वृद्धि का। नेक्स्ट क्या है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं जनसंख्या वृद्धि से हानियाँ क्या होती हैं। देखिए जनसंख्या वृद्धि से तो बहुत हानियाँ हैं, लेकिन जनसंख्या वृद्धि से मुख्य जो हानियाँ होती हैं वो है खाद्य सामग्री की समस्या। अच्छा, खाद्य सामग्री की समस्या, देखिए फूड प्रॉब्लम तो बहुत एक बड़ी समस्या है। जनसंख्या की लगातार वृद्धि के कारण खाद्यान्नों की जो आपूर्ति है वो दुर्भर होती जा रही है। एक व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए प्रतिदिन 3000 कैलोरी ऊर्जा की आपूर्ति आवश्यक है। मतलब 3000, एक व्यक्ति है उसको 3000 जो कैलोरी है उसको ऊर्जा चाहिए, ठीक है, एक स्वस्थ व्यक्ति को या वयस्क व्यक्ति को कह सकते हैं। किंतु यह देश में औसत 2000 कैलोरी से भी कम है। हर एक व्यक्ति को यहाँ 2000, हर एक मतलब अधिकतर व्यक्ति को, जो एक मिडिल क्लास फैमिली आती है उनको 2000 कैलोरी से भी कम ऊर्जा मिल पा रही है। क्यों? क्योंकि उनको फूड प्रॉब्लम है, उनको संतुलित आहार नहीं मिल पाता। तो उसके लिए बहुत सारे जो है दुष्परिणाम भी सामने आ रहे हैं। ठीक है, कौन कौन से दुष्परिणाम, चलिए उसके बारे में देख लेते हैं। देखिए
जनसंख्या वृद्धि के कारण हर एक व्यक्ति को, पहले तो हर एक व्यक्ति को खाद्य की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। दूसरा क्या है कि अब इसका सबसे ज़्यादा दुष्परिणाम जो पड़ रहा है वह पड़ रहा है बच्चों पर। वो क्या है, उनमें बौनापन आ रहा है। ठीक है, बच्चे जितना ग्रोथ करना चाहिए, शारीरिक विकास जितनी होनी चाहिए उतना नहीं हो पाती है, बौनापन आ जाता है। ठीक है, इतना बौनापन का मतलब लंबे नहीं हो पाते, जितने वो शारीरिक रूप से स्वस्थ होने चाहिए वो नहीं हो पाते। फिर दूसरा क्या है, शारीरिक भार में कमी आ जाती है, शारीरिक शक्ति में कमी आ जाती है, कार्य करने की क्षमता में कमी आ जाती है। और जो संतुलित आहार है वो माता को नहीं मिल पाने के कारण जब उनके बच्चे जो हैं वो पैदा हो रहे हैं तो हो क्या रहा है कि वो अधिकतर क्या होता है कि इसी रीज़न से कुछ बीमार बच्चे होते हैं, पैदा होते हैं, कुछ विकलांग बच्चे भी पैदा होते हैं, क्योंकि जितना उनको संतुलित आहार चाहिए उतना उनको नहीं मिल पा रहा है। कुछ बच्चों में कुपोषण की भी देखा गया है, कुछ बच्चे कुपोषण की भी समस्या से जूझ रहे हैं। कुपोषण देखिए, ये इमेज में भी आप देख ले रहे हैं कि बच्चा है, इसको देखिए, इसका पेट निकला हुआ है और ये शारीरिक पूरी क्या है, हड्डी हड्डी से का ढांचा दिख रहा है ये बच्चा। ठीक है, आंखें थोड़ी बाहर निकली हुई, तो ये कुपोषण का शिकार है। ठीक है, तो कुपोषण के शिकार के कारण क्या होता है कि बहुत सारे रोग हो जाते हैं, क्वाशरकोर रोग जैसे बहुत सारे जो है, जितने विटामिन हैं, प्रोटीन है, वो उनको बच्चों को मिलने चाहिए लेकिन नहीं मिल पाते, क्योंकि क्या है, फूड की समस्या है इंडिया में बहुत ज़्यादा। ठीक, नेक्स्ट। अच्छा, शिक्षा व्यवस्था की समस्या। देखिए, शिक्षा व्यवस्था की समस्या में क्या हम कह सकते हैं कि जैसा कि हर एक बच्चे को क्या है, शिक्षा मिलनी चाहिए, ये उसका बुनियादी हक है। तो जनसंख्या वृद्धि के कारण विद्यालयों की सामर्थ्य क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, और कितने ही बच्चे शिक्षा से वंचित हो जा रहे हैं। देखिए, होता क्या है कि इतने सारे लोग हैं, इतने सारे जो हर साल वृद्धि हो रही जनसंख्या की, तो स्कूल जो है वो उतनी ही मात्रा में, या स्कूल इतने ज़्यादा नहीं हैं जितने की जनसंख्या है या जितने की बच्चे हैं पढ़ाई के लिए। तो जिन बच्चों को अगर प्रवेश मिल भी जाता है, उनको उचित मात्रा में भौतिक साधन जैसे मेज़ कुर्सी इत्यादि नहीं मिल पाती है। जैसे ये आप स्कूल देख रहे हैं, इसमें बच्चे क्या हैं, अपना मेज़ कुर्सी वगैरह लगा के पढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे विद्यालय भी होते हैं जहाँ पर क्या होता है कि वो सिर्फ एक खंडहर नुमा, अधिकतर ये गांव में देखा जाता है, खंडहर नुमा कमरे होते हैं, उनको जो बच्चों की नीड्स होती है, मेज़ है, कुर्सी है, कॉपी है, किताब है, प्रयोगशाला है, ठीक है, उनको खेलना है, बच्चों को स्पोर्ट्स है, ये अवेलेबल नहीं हो पाता। तो शिक्षा व्यवस्था की समस्या हो जाती है बच्चों को। बच्चे इसके फलस्वरूप क्या होता है कि अब ज़मीन में बैठे हैं, ज़मीन पे बैठ के पढ़ रहे हैं, प्रकाशहीन कमरा है, प्रकाश नहीं आ रहा है, उचित पानी की व्यवस्था नहीं है, तो उनको बहुत सारी बीमारियां भी हो जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। फिर आता है, देखिए, रोज़गार की समस्या। रोज़गार की समस्या क्या है, देखिए कि बढ़ती हुई जनसंख्या के साथ रोज़गार के साधन उसी गति से नहीं बढ़ रहे हैं, जिसके कारण बेरोज़गारी देखिए, इंडिया में जनसंख्या तो हर साल बढ़ रही है, लेकिन जो रोज़गार हैं जिससे व्यक्ति को पैसा कमाना है, वह नहीं, उस गति से वह उपलब्ध नहीं हो पाता है। फिर क्या होता है, बेरोज़गारी के कारण बच्चों को भूखा रहना पड़ता है। ठीक, इसके बाद परिवार के सदस्य कुपोषण और अन्य रोगों के शिकार हो रहे हैं। अगर व्यक्ति को संतुलित आहार नहीं मिलेगा तो वो कुपोषण का शिकार हो ही जाएगा और उनको बहुत सारे रोग घेर लेते हैं। और अगर शिक्षित व्यक्ति को बेरोजगार ना मिले तो वह पैसा कमाने के लिए आपराधिक प्रवृत्तियों को क्या कहते हैं, आपराधिक प्रवृत्तियों को जन्म दे रही है। यह बेरोजगारी या रोजगार की समस्या कह सकते हैं। हाँ, फिर क्या है, बात करते हैं। फिर एक समस्या है आवास की समस्या। ठीक है, देखिए, वह हर एक व्यक्ति को आवास उपलब्ध नहीं हो पाता है। जिस भारत की इतनी जनसंख्या है तो क्या हर एक व्यक्ति को आवास उपलब्ध हो पाएगा, यह संभव नहीं है। ठीक है, रीज़न उसका क्या है ये बताती हूँ मैं। आवास की कमी के कारण अधिकांश परिवार क्या होते हैं, गंदे प्रकाशहीन, जहाँ पर प्रकाश उपलब्ध नहीं हो पाती है। हर एक व्यक्ति को एक खुले आवास की ज़रूरत पड़ती है कि जहाँ पर उसको प्रकाश मिले, उसको शुद्ध पानी मिले, उसको शुद्ध भोजन मिले, उसको जहाँ पर पेड़ पौधे लगे हों,
लेकिन अधिकतर क्या है कि इतनी जनसंख्या है तो लोगों को आवास की समस्या जो है वो एक बहुत गंभीर समस्या है। तो लोगों को क्या करना है, प्रकाशहीन घरों व झुग्गी झोपड़ियों में रहने को क्या होते हैं, बाध्य होते हैं, मजबूर हो जाते हैं। साथ ही सफाई की उचित व्यवस्था नहीं होती है, साफ पीने के पानी का अभाव होता है, अस्वस्थ नागरिकों की संख्या, जिससे सीधा फ़र्क पड़ता है कि जो इंडिया में अस्वस्थ नागरिक हैं उनकी जो जनसंख्या है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। कभी आपने देखा होगा आपके घर के पास आसपास सड़कों के किनारे भी कुछ लोग क्या होते हैं, झुग्गी झोपड़ी बना के रहते हैं। तो क्या उनके पास प्रकाश होता है? नहीं, वो ऐसे ही खुले में रहते हैं, प्रॉपर खाना नहीं होता है। ठीक है, तो ये सब समस्याएं क्यों हैं? जनसंख्या वृद्धि के कारण है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि यातायात एवं परिवहन की समस्या। अच्छा, यातायात और परिवहन की समस्या में क्या है, जनसंख्या में तेज़ी से होने वाली वृद्धि के कारण बसों व ट्रेनों में भीड़ बढ़ रही है। परिवहन के जो साधन, परिवहन का मतलब होता है, परिवहन मतलब होता है ले जाने वाला वाहन है, ले जाने वाले जैसे टेम्पो है, ऑटो है, ठीक है, वो यातायात के साधन हैं। टेम्पो है, ऑटो है, बस है, ट्रेन है। तो जितनी जनसंख्या बढ़ती जा रही है उस हिसाब से क्या आपके पास वो साधन उपलब्ध है? नहीं है, हर एक व्यक्ति के पास वो साधन उपलब्ध नहीं है। तो या कह सकते हैं कि मानिए ट्रेन है, ठीक है, उसकी क्षमता है 500 लोग को लेके जाने की, तो वो 500 लोग को ही ले जा सकती है, ठीक है। लेकिन जनसंख्या इतनी है तो हर एक व्यक्ति को यातायात के साधन उपलब्ध नहीं हो सकते हैं। तो ये एक समस्या है गंभीर, ठीक है। फिर है रहन सहन का निम्न स्तर, मैंने अभी बता दिया था कि जनसंख्या वृद्धि के कारण परिवारों का जो रहन सहन का स्तर है गिरता जा रहा है। जो भी सबकी मूलभूत आवश्यकता होती है वह पूरा करना हर एक व्यक्ति नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं होते, ठीक है, अच्छा रोज़गार नहीं होता, अच्छा आवास नहीं होता है। तो बहुत सारे इफ़ेक्ट हम लोग ने देखे हैं, वह जनसंख्या वृद्धि के कारण ही हो हैं, ठीक है, जनसंख्या वृद्धि के। अच्छा, अब बात करते हैं बढ़ती जनसंख्या को रोकने के उपाय, ठीक है। तो क्या उपाय अपना करके बढ़ती जनसंख्या को रोका जा सकता है, या ये कह सकते हैं जनसंख्या वृद्धि को रोकने के व्यवहारिक उपाय अर्थात परिवार नियोजन। तो सबसे पहले जो फर्स्ट पॉइंट है उस पर डिस्कशन कर लेते हैं। बढ़ती जनसंख्या को रोकने के लिए सभी देशों को सख्ती से फैमिली प्लानिंग यानी कि परिवार नियोजन के नियमों का लोगों से पालन करवाना चाहिए। इसके लिए सख्त कानून का भी सहारा लिया जा सकता है। देखिए, परिवार नियोजन का मतलब होता है परिवार को नियोजित करना, परिवार को छोटा करना। इसके लिए क्या क्या उपाय अपनाए जाने चाहिए, तो ये सब जो है ये फैमिली प्लानिंग के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो इसके लिए लोगों को अवेयर करना है, लोगों को सख्ती से पालन करवाना है, या कानून का सहारा भी लिया जा सकता है। लेकिन इसमें जो इंडिया का कानून है यहाँ पर इस फैमिली प्लानिंग के मामले में यहाँ की व्यवस्था लचर है। तो इसको अच्छा बनाने के लिए, जैसे कि देश में आबादी नियंत्रण के लिए कठोर कानून व्यवस्था होनी चाहिए। जैसे कि चीन है, थाईलैंड है और स्विट्ज़रलैंड में जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए संविधान में ही कानूनी व्यवस्था है और उन नियमों को कठोरता से पालन कराया जाता है। भारत में भी इसकी आवश्यकता है। अगर यह भारत में भी कठोरता से लागू कराया जाएगा तो भारत की जनसंख्या निश्चित तौर पर कम होगी। सेकंड पॉइंट की तरफ डिस्कस करते हैं। लोगों को बड़े स्तर पर परिवार नियोजन की जानकारी दी जाए। देखिए, गांव या क्षेत्रों में अभी लोग इसको लेकर के इसमें हिचक है और दूसरा क्या है कि लोगों अवेयर नहीं है, जानकारी नहीं है, इसलिए क्या करते हैं कि वह अधिक से अधिक संतान की उत्पत्ति करते हैं। इसके अलावा लोगों में शिक्षा के अभाव को ख़त्म करने के लिए अलग अलग योजनाओं की शुरुआत करनी चाहिए। शिक्षा का अभाव का मतलब हो गया कि जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे मैंने अभी बताया कि कुछ लोग तो बच्चे को इसलिए पैदा कर लेते हैं या संतान उत्पत्ति इसलिए कर लेते हैं कि वह उनके जो गरीबी को ख़त्म करने में मदद करें, या कहीं पर स्कूल नहीं होते प्रॉपर तरीके से जहाँ से वो शिक्षा प्राप्त कर सके। तो बहुत सारे रीज़न हैं जो मैंने अभी बताए भी हैं पीछे वाले पॉइंट्स में। तो कुछ अच्छी योजनाओं को शुरुआत करनी है, सरकार के द्वारा की जाएगी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर एक थर्ड पॉइंट है और ये मैं ये समझती हूँ कि ये जो है ये एक बड़ा है जो समाज के द्वारा और हर एक व्यक्ति के सोच के द्वारा ख़त्म किया जा सकता है।
जैसे बढ़ती जनसंख्या को रोकने के लिए सरकार के अलावा परिवार और समाज को भी अहम भूमिका निभानी चाहिए। यानी कि रूढ़िवादी सोच यहाँ पर हो गई। जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं, वो ये कहते हैं कि आज भी लड़की की चाह में, आज भी मानिए कि कोई व्यक्ति है, उसकी 4 पुत्रियां हैं, ठीक है, तो उसको एक पुत्र की चाह में वह अधिक से अधिक संतान उत्पत्ति करता जाता है जब तक उसको पुत्र की प्राप्ति ना हो जाए। तो इसी मानसिकता को बोलते हैं रूढ़िवादी, कि उसको अपना वंश चलाना है तो उसको एक पुत्र की आवश्यकता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, लड़की और लड़के में भेदभाव यहाँ पर ख़त्म किया जाना चाहिए, ठीक है। तो रूढ़िवादी समाज में, या रूढ़िवादी समाज, जो हम समाज कहाँ से बनता है, हम लोग से समाज बनता है। तो रूढ़िवादी समाज में आज भी लड़के की चाह में जो पुरुष के परिवार या पुरुष परिवार का मुखिया होता है, वह परिवार नियोजन को अपनाने को तैयार नहीं होता है। तो इसमें बदलाव आना चाहिए। फिर है बच्चों के जन्म के बीच की दूरी। ये देखिए, ऐसे उपायों का उपयोग जिसमें अनचाही संतान को रोका जाए, ठीक है। और उसके बाद इनमें से कुछ उपाय ऐसे हैं जिनमें बच्चों के जन्म के बीच का समय बढ़ाया जाए। गर्भपात को कानूनी रूप से भी जन्म दर को काफ़ी कम, देखिए गर्भपात जो है वो इंडिया में बैन, मतलब उसके ऊपर कानूनी प्रतिबंध है कि बिना किसी रीज़न के गर्भपात नहीं कराया जा सकता, ठीक है। कि अगर वो डॉक्टर बोलता है कि, तब वो एक कानूनी, उसका एक प्रोसेस है प्रॉपर। तो यहाँ पर क्या होते हैं कि गर्भपात को कानूनी रूप से, जैसे कि ये पॉइंट आप देख लीजिए, कि गर्भपात को कानूनी रूप देने से भी जन्म की दर को क्या किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। कम किया जा सकता है। बच्चों के जन्म के बीच की दूरी का क्या मतलब है कि हर एक व्यक्ति को हर एक परिवार को ये अवेयर रहना है कि जो बच्चे की संतान की उत्पत्ति वो जल्दी जल्दी ना हो, कम से कम 3 साल का, 4 साल का हर बच्चे में गैप हो। फिर विवाह के आयु में वृद्धि। पहले क्या होता था कि अधिकतर बाल विवाह हो जाता था या कम छोटी उम्र में विवाह हो जाता था। तो अगर युवक या युवतियों का विवाह 20 से 25 वर्ष में करने से भी परिवार सीमित रखने में सहायता मिलती है। जितनी देर में शादी होगी, जितनी देर में विवाह होगा, संतान की उत्पत्ति उतनी ही लेट में होगी, तो बहुत ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि नहीं हो पाएगी, ठीक है। सीमित परिवार, देखिए ये पॉइंट देखिए, बच्चों को इस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए कि बड़ा परिवार देश एवं समाज के लिए हानिकारक है। परिवार कल्याण संबंधी कार्यों तथा परिवार के महत्व को समझाना चाहिए। बड़े परिवार की जो हानियाँ होती हैं उससे बच्चों को अवगत कराना चाहिए। छोटा परिवार सुखी परिवार के सिद्धांत को अपनाना चाहिए। हर एक व्यक्ति को ये है, अपने बच्चों को भी समझाना चाहिए और ख़ुद भी समझना चाहिए कि जो छोटा परिवार है उसकी जो मूलभूत आवश्यकता है, शिक्षा है, आवास है, खाद है, वो सारी आप पूरी कर सकते हो। लेकिन जितना बड़ा परिवार होगा वो सारी जो है नीड्स आपकी पूरी नहीं हो सकती, ठीक है। नेक्स्ट है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कशन करते हैं, परिवार नियोजन, ठीक है। चलिए अभी परिवार प्रजनन निरोध होता क्या है, चलिए। प्रजनन निरोध में प्रत्येक दंपति को उपलब्ध गर्भ निरोधक की विभिन्न विधियों, जैसे गर्भ निरोधक गोलियों, पुरुषों में जो है नसबंदी तथा स्त्री की नसबंदी की पर्याप्त जानकारी हो, जिससे परिवार को क्या हो, नियोजित किया जाए। नियोजित का मतलब ही हो गया परिवार को छोटा रखना। तो जो सरकार के द्वारा परिवार कल्याण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, तो उसको क्या करते हैं कि उसको हर परिवार को क्या होता है, उसमें सहयोग देना चाहिए, ठीक है। और अपने आप को भी समय समय पर अवेयर करते रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कानूनी व्यवस्था। कानूनी व्यवस्था क्या है, देश में आबादी नियंत्रण के लिए कठोर कानून व्यवस्था होनी चाहिए। मैंने अभी इससे पहले वाले पॉइंट में भी डिस्कशन कर दिया था, जैसे अन्य देशों में एक कठोर कानून की व्यवस्था है, इसी तरीके से इंडिया में भी इसको लागू करना चाहिए। फिर क्या है, परिवार कल्याण संबंधी कार्यक्रमों को बढ़ावा देना,
देखिए क्या है, सीमित परिवार के कार्यक्रमों में रुचि बढ़ाने के लिए सरकार की ओर से निम्नलिखित प्रावधान होने चाहिए। होने क्या-क्या चाहिए, ये चलते हैं। सीमित परिवार के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान। सरकार को ये करना चाहिए कि जो जिनके परिवार सीमित हैं, उनके बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। ठीक है, ये आप करेंगे तो इससे ज़रूर कुछ लोगों के अंदर अवेयरनेस आएगी। ठीक है, कि वो अपने अच्छे बच्चों को अच्छी शिक्षा प्राप्त कराने के लिए ज़रूर इस तरफ 2 कदम बढ़ाएंगे। सरकारी नौकरी में इन बच्चों को प्राथमिकता देना। ऐसे परिवार जो सीमित परिवार हैं, जिन्होंने कम संतान की उत्पत्ति की है, ठीक है, 1 या 2 संतान है, उनके बच्चों को सरकारी नौकरी में प्राथमिकता देना। ठीक है, इन बच्चों के मुफ्त इलाज की व्यवस्था। सबसे बड़ी समस्या क्या है कि इलाज की व्यवस्था। तो अगर परिवार है, वो परिवार कल्याण जो भी कार्यक्रम चल रहा है उसमें सहयोग देता है, तो पूरी तरीके से उनके बच्चों का जो इलाज है उसको मुफ्त करना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे। थैंक यू।